इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसा प्लैनेट अर्थ तुम्हें आज दिखाई देता है ना, आज से कई मिलियन वर्ष पहले जो है ऐसा प्लैनेट अर्थ नहीं हुआ करता। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पूरे प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी दुनिया भर की है सबको एक साथ पढ़ लेंगे। किसी ने मूवी देखी है, उसको बड़ा फेमस डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, उसकी एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर। अगर कभी आपको मन करे तो जरूर देखना, बहुत बेहतरीन मूवी है। वो पूरा स्पेस के अंदर ब्लैक होल का कंसेप्ट, उन्होंने जो स्पेस टनल्स होते हैं उनके कंसेप्ट को बड़ा प्यारे तरीके से मतलब समझाया हुआ है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को लेकर के बहुत सहमत है कि यूनिवर्स डेफिनेट सी बात है बेटा यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। भाई क्या हाल चाल, कैसे सभी? आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। तो आई गेस सब बहुत बढ़िया होंगे, सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए तो भाई सारे विजेताओं का स्वागत है आपके अपने जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी आर्ट्स वाला के ऊपर। तो बच्चों आर्ट्स वाला के ऊपर चल रहा है क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन बैच जिसका नाम है भाई हमारा विजय बैच। अभी विजय बैच का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, वो बैच जो आपको विजय दिलाए किसके अंदर? ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, बिकॉज अभी तो तुम्हारे लिए जो इमीडिएट गोल है वो यही है कि अपने एग्जाम्स को और बेहतर करना, अपने एग्जाम्स को और अच्छा करना। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त कर रहे होंगे लाइफ के अंदर। स्वागत है आप सभी बच्चों का वापस से इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यार बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं ऐसे क्लास लेके निकला ही था उड़ान बैच की। ठीक है, और जब ये बैच के लिए पूछा है मेरे को, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, आपके आर्ट्स वाले जितने भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं यार, सब लोग किसी ना किसी बैचेस के अंदर, क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे नए नए बैचेस आ जाते हैं तो कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है भैया कि जो है कोई ऐसा इंसान जो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा दे बालकों को। तो मेरे को तो यार मैं सही बताऊं कि जब ऐसा बोला कि सर एक विजय बैच सा आ रहा है और वहाँ पे ना बच्चे हैं हमारे, खासकर क्लास 10th वाले बच्चे जो क्लास 11 में गए, तो मैंने कहा यार क्या बात है, आर्ट्स वाला चैनल के ऊपर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है भाई, मजा ही आ जाएगा। मैं तुम्हें सही बताऊं, जो पहला लेक्चर मैंने तुम्हें दिया है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इट्स लाइक दैट कि मेरे को 2-3 घंटे पहले बताया है कि सर ये वाला लेक्चर जाना है, फटाफट से तुम्हारे लिए लेक्चर तैयार किया है भाई और तुम्हें आके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट फिलहाल आज ये तुम जो टॉपिक देखोगे दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बेहतरीन चैप्टर है यार, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये बताया गया है कि आपको बेसिकली जो हमारी अर्थ है, जिस पृथ्वी पे तुम रहते हो, राइट, रहने के बाद इतने सारे काम करते हो, है ना, पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, एग्जाम देते हो, बेसिकली ये पृथ्वी बनी कैसे थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तुम्हें, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसा प्लैनेट अर्थ तुम्हें आज दिखाई देता है ना, आज से कई मिलियन वर्ष पहले जो है ऐसा प्लैनेट अर्थ नहीं हुआ करता था। मतलब आप ये मान लीजिए जो प्लैनेट अर्थ के कंडीशंस थे वो जिंदगी के लायक ही नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ ऐसा खतरनाक होता है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर जैसा आज आप देखते हो वो क्रिएट होता है, जो हमारे अर्थ के लेयर्स आप देखते हो दोस्तों वो क्रिएट होते हैं, एंड साथ ही साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें लाइफ यहां पे पनप सके। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज यहां पे किसके अंदर, अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और अपडेट है मेरे पास, अपडेट ये है मेरे बच्चों कि मैंने पूछा था कि मोड ऑफ टीचिंग क्या रहने वाला है, तो मेरे को आगे से अपडेट यही है कि बच्चे मोड ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब होता है, हम लोग उड़ान बैचेस के अंदर क्लास 10 में, जो बच्चा अगर उड़ान से है यहाँ पे तो जानता होगा कि उड़ान बैचेस में हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखते थे पीपीटी को, आसान भाषा में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेनेशन हम लोग करते थे नॉर्मल हिंदी में। नॉर्मल हिंदी मतलब जैसे जो आम बोलचाल की हिंदी है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होता था कि बच्चों का अपना कंटेंट भी बढ़िया हो जाता था और अपना बढ़िया से बच्चे पढ़ भी लेते थे। हालांकि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जिन बच्चों का थोड़ा सा हिंदी में टॉपिक था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उनको मैं क्विक रिकॉल जरूर कराऊंगा। जी हाँ, तो यार प्रॉमिस तुम्हारा याद है मेरे को, तुम्हारा प्रॉमिस अगर याद नहीं करता तो भैया फिर डॉगेश भैया बहुत मारते हैं हमको, बहुत ज्यादा मारते हैं। ठीक है, तो और ऑब्वियस सी बात है यार, तुम लोग से प्यार करता है, पुराना दोस्त है तुम्हारा। तो चलिए भैया, ऐसा है कि आपके लिए कोई बहुत स्पेशल आया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लेक्चर की दोस्तों, तो लेक्चर अगर हम बात करें अपने प्लानर के अकॉर्डिंग तो यार लेक्चर नंबर 2 है, बट इस चैप्टर का ऑब्वियस सी बात है वन शॉट लेक्चर, तो यहाँ पे 1 डाल रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। चलिए अब देखिए आपके लिए कोई बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो प्रणाम भैया, क्या हाल चाल, कैसन बात सभी लोग, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में कि नहीं चल रहा है भैया? तो आज इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया विधायक जी ने कि जो है आज थोड़ा क्लास 11th वालों से मिलवा दीजिए। प्रणाम भैया बोल रहा है सभी बच्चों को, तो प्रणाम भैया बोल रहे हैं विधायक जी, कह रहे कि आज जो है हम आपको बढ़िया पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया से, एकदम जो है अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में समझाएंगे। और इन्होंने कहा है कि समझाने से पहले पृथ्वी के बारे में बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक बार हिंदी वाला रिकैप दे देना। ठीक है, तो आइए काम करते हैं फटाफट से, आपके एनसीईआरटी से ही करते हैं एक हिंदी वाला रिकैप लास्ट लेक्चर का, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन या भूगोल एक विषय।
ठीक है, सिंपल सी भाषा में। तो आई गेस बच्चों ने लेक्चर देखा होगा, बच्चों ने टॉपिक पढ़ा होगा, एनसीईआरटी को रिवाइज किया होगा। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, जो बच्चा यहाँ पे एकदम बन चुका है गजनी, आई मीन जो बच्चा है भूल चुका है सब कुछ, उसके लिए क्विक रिकॉल स्टार्ट करते हैं पहले लास्ट वीडियो का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो बहुत लंबा वीडियो आपके लिए नहीं रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ताकि वीडियो ऐसा हो जो आप फटाफट से यहाँ पे पढ़ भी सको और फटाफट से आप जो है इसको रिवाइज करके अपने पेपर को दे पाओ। आई होप दिस इज क्लियर, बात समझ में आई यहां तक? चलिए अब लेट्स टॉक फर्दर यार, आगे बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, कि मैंने आपसे ये कहा था बच्चों कि आपको हिंदी में थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन दूंगा। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं ताकि बच्चा हमारे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये हिंदी कैसे आ गया सर एकदम से। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ फटाफट से। चलिए तो एक रिकैप है किसका? भूगोल एक विषय का। ठीक है, तो एक रिकैप्सुलेशन है, रिकैप है कौन सा टॉपिक का हमारा? दैट इज भूगोल एक विषय। ठीक है, चलिए भूगोल एक विषय। ओ भाई ये तो विषय कहीं भी चला जा रहा है यार चलिए तो गड़बड़ी हो रहा मामला। चलिए क्या बात है, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए भूगोल एक विषय। तो द पॉइंट इज सिंपल माय डियर, बहुत सिंपल सी बात है यार। तो हमने यही पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बेटा इस चैप्टर के बारे में? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अभी तक क्लास 10th के अंदर, कक्षा 10वीं तक आप सभी लोगों ने भूगोल को एक कह सकते हैं एक एसएसटी के पार्ट या सामाजिक विज्ञान के पार्ट के फॉर्म में पढ़ा था, है ना। और जब हम क्लास 11 के अंदर आते हैं, जब कक्षा 11वीं में हम लोग एंटर करते हैं, तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी जो है एक अपने आप में अलग सा सब्जेक्ट बन जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ज्योग्राफी का जो ये विषय है, जो भूगोल का विषय है बेटा, ये अपने आप में ना काफी सारे सब्जेक्ट्स को, काफी सारे विषयों को ना समा के चलता है। इसलिए इसको हम कई बार इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन भी कहते हैं ना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अलग अलग साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर भी, साइंटिफिक वाले वैज्ञानिक विषयों के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको भूगोल का कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना एक छवि सी आपको महसूस हो जाएगी वहां पे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप जूलॉजी पढ़ते हैं, है ना, जब आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि जूलॉजी के अंदर भी जो हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना, जीव जंतुओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां से रिलेटेड है? कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे पर्यावरण यानी हमारे एनवायरमेंट से। और एनवायरमेंट की स्टडी, एनवायरमेंट की जो पढ़ाई होती है बेटा, हम लोग कहां कर रहे होते हैं? अगर मेजर देखा जाए तो इसी भूगोल विषय के अंदर। तभी कहा जाता है कि भूगोल जो है ना बड़ा जुड़ा हुआ सा, बड़ा इंटीग्रेटेड सा सब्जेक्ट है, राइट। तो चलिए फिलहाल एक छोटा सा रिकैप देता हूं भूगोल एक विषय का, ठीक है, फॉर हमारे हिंदी वाले पीपल। ठीक है, जो हमारे हिंदी वाले बालक थे उनके लिए एक छोटा सा रिकैप, बिकॉज आप बच्चों को प्रॉमिस किया था, और देखिए प्रॉमिस किया है तो दोस्तों निभाऊंगा, तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, फिलहाल आगे जो है जो चैप्टर अपना रहने वाला है उसका मोड ऑफ टीचिंग रहेगा इंग्लिश। तो आप बच्चों को इन्फॉर्म भी करना था, प्लस आपके साथ बताना भी था। तो आइए 5 से 6 मिनट का रिकैप करेंगे इसका फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आप देखोगे तो अब एनसीईआरटी कहता है कि आपने माध्यमिक स्तर से जो था भूगोल का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान के एक पाठ्यक्रम के अंदर किया था, है ना। अगर आप देखोगे तो विश्व और विभिन्न भाग जो हमारे जितने भी है ना, अगर आप देखेंगे दुनिया भर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा भूगोल काफी ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या कहा कि हम लोग भूगोल को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एकदम एक अलग से विषय के फॉर्म में यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे हम सब कहां रहते हैं? हम सब रहते हैं यार अर्थ के ऊपर, धरातल के ऊपर, राइट। और हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कई सारे जो फैक्टर्स है, कई सारी जो परिस्थितियां हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होता है ना। अब अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे इंसान को, जो आदिम समाज यानी जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है, उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए, भरण पोषण के लिए ना काफी सारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे पशु हो गए या फिर पौधे हो गए, है ना। इसके अलावा कई सारी चीजें हो गई। और समय के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है? तकनीकों का बहुत ज्यादा विकास कर लिया, राइट। तो अभी हम देखोगे तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीजों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो बहुत ही बेसिक सी चीज है बच्चों यहाँ पे कि हमें ज्योग्राफी बेसिकली क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी चीजें जो है ना बेटा, हमारे पर्यावरण या प्रकृति से काफी ज्यादा निरंतर मतलब कनेक्टेड है, काफी जुड़ी हुई है। और अगर आप देखोगे इन सारे फैक्टर्स का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर इस प्रभाव को अगर आपको गहन तरीके से, एकदम डिटेल तरीके से पढ़ना है, तो जरूरी है कि आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे आज जो है ना बेटा, हम लोग पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत पुराने तरीकों से चीजें करते थे। अभी क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे जीआईएस आ गया, कंप्यूटर से बनाने वाले गए कार्टोग्राफी हो गया। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र वगैरह बनाना, मतलब मैप्स को क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी क्या है कि चीजों को पढ़ने का ना आप ये कह सकते हो कि चीजें बड़ी आसान हो चुकी हैं। जब भी इंसान ज्योग्राफी पढ़ता है दोस्तों, तो हमेशा ये होता है कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर हम भूगोल अभी आप बता रहे हो, आप कह रहे हो कि सर हमारा बहुत कुछ निर्भर है, इस वजह से हमको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन भूगोल है क्या?
है ना। भूगोल एक सब्जेक्ट है, वो तो हम समझते हैं, बट भूगोल को आप डिफाइन कैसे करोगे, उसका वर्णन कैसे करोगे आप, ठीक है। तो सिंपल सी अगर भाषा में समझाओ बच्चों हम, तो भूगोल जो अगर आप देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे जो पृथ्वी हमारा घर है, जहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी ना, पेड़ पौधे, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, सब कुछ है। कई सारे सामाजिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक तत्व, यानी जो आपके फीचर्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके गांव हो गए, सड़क हो गए, घर वगैरह हो गए, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इनके बीच में ना एक संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बीच में क्या, एक रिलेशन है, मतलब हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो हमारा बनाया हुआ चीजें हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो पर्यावरण में पहले से मौजूद संसाधन है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। और इसी रिलेशनशिप को, इसी रिश्ते नाते को जो है क्या करती है, ज्योग्राफी हमारी, भूगोल हमारी स्टडी करती है। तो आप कह सकते हैं कि भूगोल बहुत सिंपल भाषा में ये पता लगाती है कि रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसके बीच का रिश्ता, रिश्ता दो तरीके का है। नंबर वन, हमारा नेचुरल एनवायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, और जो हमारे इंसान यानी मानव जो यहाँ पे रहता है, जो मानव समाज है, तो उनके बीच में एक आपस में इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला एक रिश्ता, एक रिलेशन है। और अगर आप देखोगे तो इसी को जब हम गहन तरीके से, बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो बेटा उसको हम कई बार भूगोल का नाम दे सकते हो। तो भूगोल को अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो भूगोल है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहूं तो भूगोल को आप कह सकते हैं ऐसी पृथ्वी का वर्णन जो कि इंसान का या मनुष्य का घर है। तो अलग अलग फिलोसफर्स हैं, अलग अलग जो आपके, आप मान लीजिए दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स मतलब हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग डेफिनेशन से समझाया है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात अगर आप बात करोगे, सबसे पहली बात, सर ज्योग्राफी को डिफाइन करने वाले कौन थे, सबसे पहली बात, ज्योग्राफी को डिफाइन किया था इराटोस्थीन्स ने, जो कि ग्रीक विद्वान माने जाते हैं अपने जमाने के। तो उन्होंने दो वर्ड्स बना के बनाया था, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी सिंपल भाषा में कहे तो पृथ्वी का वर्णन, और वही है आपका भूगोल या फिर ज्योग्राफी। और कुछ और भी विद्वान मैंने आपको बताया ना, जो इस बात से सहमत थोड़े से कम थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है कि पृथ्वी का वर्णन है, लेकिन इस पृथ्वी में मनुष्य भी रहते हैं, और मनुष्य इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट भाग है। तो एज ए रिजल्ट हम इसको ज्यादा बेहतर डिफाइन करें, ज्यादा बेहतर इसकी व्याख्या करें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पृथ्वी का वर्णन जिसके अंदर मनुष्य भी रहते हैं, जो मनुष्यों का घर है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए नाउ, अब अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे कि हम लोग जो है कभी भी जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब भूगोल पढ़ते हैं, तो भूगोल के अंदर ना हम लोग एक ऐसी चीज का एनालिसिस करते हैं, मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तुम्हें, तो आसान भाषा में कहूं तो भूगोल के अंदर कुछ भी अगर हो रहा है, देखिए समाज में कुछ भी हो रहा है, प्रकृति में कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कारण है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पंजाब हरियाणा में जो है चावल और गेहूं का बढ़िया खेती हो रहा है, ठीक है। खासकर गेहूं का खेती जो है आपके शीत ऋतु के समय, जब ठंड पड़ती, सर्दियों का समय होता है, तब काफी बढ़िया होता है। अब ये बढ़िया होता है, एक बात हो गई, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी तो रहे होंगे कि क्यों बढ़िया होता है, पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छा हो रहा है। या किसी और फसल की बात कर लें, किसी और खेती बाड़ी की बात कर लें, तो हर एक चीज, हर एक जो फिनोमेना होता है, ऐसा मान लीजिए, उसके पीछे ना कोई पर्टिकुलर कारण भी होता है, और उस कारण को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उस पूरे चीज को एकदम एक तरीके से पढ़ा जाए। और वही अगर आप देखेंगे तो हम लोग भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर बेटा कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं, आप उन एग्जांपल्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात ये बताई गई है कि स्टार्टिंग में जब हमारा आदि मानव वाला जमाना था, ठीक है, उस जमाने में आदि मानव जो था पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर हुआ करता था, ठीक है। मतलब हर चीज के लिए प्रकृति से जो है उसको सामान चाहिए, प्रकृति से उसको मदद चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने का जो मानव था, जो आदि मानव जमाने के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग सिंपल सी बात है गुफाओं में रहा करते थे ना। प्लस गुफाओं में रहने के अलावा आप देखोगे क्या करते थे, बाहर निकलते थे, जो इनको जो मान लीजिए कि इधर उधर भटकने के बाद जो भी खाने पीने का मिल जाता था, उससे अपना जीवन यापन कर लेते थे, अपना जिंदगी गुजार लेते थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे बेटा यहां पे कि जब हमने टेक्नोलॉजी या तकनीक का सहारा लिया, जब तकनीकी रूप से और ज्यादा एडवांस्ड हुए और ज्यादा बेहतर हुए, तब आप देखेंगे कि हम ह्यूमंस ने, हम मानवों ने यह समझा कि इस प्रकृति से डरने के बजाय बेहतर है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यहां जो मौजूद संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग किया जाए और अपने जीवन को और आसान बनाया जाए। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे तकनीक ने क्या किया है बेटा यहां पे, कि पहली बात, जो हमारी श्रम क्षमता है उसको कहीं ना कहीं क्या किया है, बढ़ा दिया है। प्लस अगर आप देखोगे तो हमें अवकाश का प्रावधान मिलते हुए अगर आप देखोगे तो हमारी जो और बेहतर जरूरतें हैं हमारे जीवन की, या फिर आप कह सकते हो हमारी लाइफ की जो और उच्चतर आवश्यकताएं हैं, उसके तरफ ध्यान देने का मौका दिया है। नहीं तो पहले क्या होता, तो आदि मानव के जमाने में हर चीज हर टाइम जो है आप सिर्फ खाना पीना और जिंदा रहने के जो है तरीके ढूंढा करते थे, और वो भी आप देखेंगे प्रकृति बच बच के, प्रकृति से डरते हुए। तो कहीं ना कहीं तकनीक का विकास एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो रोल प्ले किया है। और ये सारी चीजें जैसे जैसे हुई हैं, है ना, जिस समय के साथ बीतती गई हैं, इन सबको अगर आप देखोगे तो हम भूगोल के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ते चले आते हैं, ठीक है। चलिए, और एक क्विक रिकैप अगर मैं आपसे दूं बच्चों, अच्छा चलिए नाउ,
तो हमने जब हमने बात की यार भूगोल की, तो भूगोल को स्टडी करने के लिए, भूगोल को पढ़ने के लिए अगर आप देखो एक विषय के रूप में, तो 3 वर्गीकृत प्रश्न आप जरूर पूछते हो, ठीक है। पहला होता है कि यार क्या, दूसरा होता है ठीक है कहां, और तीसरा होता है आपका, वेरी सिंपल सी बात है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि व्हाट वेयर, है ना, व्हाट वेयर एंड वाई हमने पढ़ा था ना, व्हाट पढ़ा था, वाई वेयर पढ़ा था। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग हमेशा ज्योग्राफी के अंदर जब उसको एज अ विषय पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक चीज बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे 3 प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो पहला प्रश्न होता है हमारा क्या, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्हाट, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम जो करते हैं बेटा वो होता है कहां, किधर हो रही है ये चीज, ठीक है। और तीसरा जो हम प्रश्न यहाँ पे करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे सभी बच्चे, चलिए तीसरा प्रश्न अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो हम लोग जब कभी भी ज्योग्राफी को एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एज ए अलग से एक विषय के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ 3 प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, कहां करते हैं, और तीसरा हम क्या करते हैं बच्चे, तीसरा करते हैं बच्चे वेरी वेरी सिंपल, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि भैया दोनों को मिला करके कि कोई भी चीज अगर हुई है तो बेसिक सी बात है यहाँ पे क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ठीक है। चलिए तो क्या, कहां और क्यों, तो ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं जब भी कभी ज्योग्राफी को, जब कभी भी भूगोल को एक अलग विषय के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या, व्हाट क्या हो रहा है, किधर हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये तीनों सवालों का जब आप जवाब दे पाते हो तो आप कह सकते हो कि आपने एक व्यवस्थित तरीके से किसी विषय को समझा है, पढ़ा है। और यही व्यवस्थित तरीके से जब आप कई सारे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करते हो, कई सारे चीजों को, जो फिनोमेना, मतलब हाँ प्रकृति में कई सारी चीजें होती हैं, जब उनको समझते हो, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि हमने ज्योग्राफी को एक तरीके से एक पूरे विषय के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो ये सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे मतलब बता दिया। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो भूगोल का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, भूगोल का एक सीधा आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, दैट इज संश्लेषणात्मक, यानी सिंथेसिस करना किसी भी चीज का, ठीक है, पूर्ण रूप से चीजों को पढ़ना, पूर्ण रूप से चीजों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और यही अगर आप देखोगे बेटा तो हमारे भूगोल का पूरा आप कह सकते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, देखो फॉर एग्जांपल इसका कई सारे एग्जांपल, जैसे हिमालय वाला एग्जांपल है कि हिमालय की हम लोग बात करें तो हिमालय जो है एक हमारे लिए एक बॉडीगार्ड जैसा है। अगर हम देखें हमारे सेंट्रल एशिया से जो हमारा इलाका है, वहां चलने वाली ठंडी हवाओं को जो है हिमालय पर्वत रोकते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो पूर्ण रूप से अगर आप देखोगे स्नो से, यानी बर्फ से ढक जाता। प्लस ये जो हिमालय है इनके अंदर जो मौजूद दर्रे हैं, दर्रे मतलब जो माउंटेन पास होते हैं, उन्होंने कई जमानों पहले से जो हमारे आक्रमणकारी होते थे, इन्वेडर्स होते थे, उनको भी यहां रास्ते दिए हैं। प्लस ऐसे कई सारी अगर चीजें अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारे पूरे नेचर में, हमारे प्रकृति के अंदर और हमारे समाज के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इन्हीं सब चीजों का विश्लेषण करना, इन सब चीजों को के डेटा को मैनेज करना, है ना, उसके बाद एक कहते हैं ना एक फाइनल एक कंक्लूजन पे आना, एक फाइनल आप कह सकते हो दोस्तों, एक किसी आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन के पॉइंट पे आकर के रोकना, और सभी प्रकार के डेटा को जो है लोगों के सामने एकदम एक्यूरेट तरीके से सामने रखना उनके। तो यही अगर आप देखेंगे तो हम लोग ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, राइट। चलिए नाउ भाई अपने आप ही चेंज हो गया मालिक, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो ये तो भाई अपने आप ही चेंज हो गया था भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलो तो ये मैंने थोड़ा सा देखो तुमको अभी बताया है कि देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो भूगोल के ना कई सारी शाखाएं हैं। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको कि भूगोल के यार कई सारी शाखाएं। अच्छा एक और मजेदार बात आपको बताता हूं भूगोल से रिलेटेड, कि भूगोल जो है ना, अगर हम कभी बात करें भूगोल को, तो भूगोल को हम मतलब कई तरीके से समझ सकते हैं। कई बार अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग किसी भौगोलिक समय को एक स्थान या एक स्पेस के फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 2 इलाके हैं और दोनों इलाकों के बीच का जो लगभग दूरी है वो करीब 4500 किलोमीटर की है। अब अगर मुझे इसे किसी क्षेत्र के हिसाब से समझाना हो समय को, तो मैं कैसे समझाऊंगा, मैं कहूंगा कि देखिए ऐसा है कि जो 2 इलाके हैं ए और बी, यहां तक जाने में मुझे हवाई जहाज से लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटा क्या है, 2 घंटे लगेंगे, मतलब या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यार ये जो 2 इलाके हैं वो लगभग 2 घंटे की दूरी पे है। तो कई बार मैं क्या करता हूं, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसको मैं समय के हिसाब से भी समझा सकता हूं। कई बार समय को मान लीजिए भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से समझा सकता हूं। और यही कहते हैं ना एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, यही हम कर रहे होते हैं हमारे भूगोल के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो भूगोल की ना कुछ शाखाएं होती हैं। हर एक विषय का अध्ययन जो है कुछ उपगमों के अनुसार किया जाता है, यानी कुछ फैक्टर्स के अनुसार किया जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग भूगोल को भी ना 2 तरीकों से अध्ययन करते हैं। एक होता है विषय वस्तुगत, जिसको आप क्रमबद्ध तरीका कहते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा प्रादेशिक, जिसको हम कहते हैं रीजनल तौर पर किसी चीज का पढ़ना। अगर आप देखोगे
तो यहां पे जो विषय वस्तुगत भूगोल का उपगम है, ठीक है, वो आपका लगभग सामान्य भूगोल होता है, राइट। तो जो हमारा विषय, आप ये मान लीजिए फटाफट से, कुछ गड़बड़ कर रहा है भाई मामला यहाँ पे। तो अगर हम बात करें विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, तो इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक भूगोल करता थे जर्मन के अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्ट, तो उन्होंने सबसे पहली बार इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो दूसरा हमारा तरीका है जिसको हम प्रादेशिक रीजनल कहते हैं, इसे देने वाले एक और जर्मन भूगोलकर्ता का नाम कार्ल रिटर है, उन्होंने किया था। तो अगर आप देखोगे तो विषय वस्तुगत उपागम में हम क्या करते हैं, पूरे तत्व को एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, या फिर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल वेजिटेशन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पूरे प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी दुनिया भर की है सबको एक साथ पढ़ लेंगे, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे, मतलब उनके टाइप्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रादेशिक अप्रोच की, प्रादेशिक तरीके से जब आप पढ़ते हो तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें सिर्फ भारत के जो आप मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ हम सभी उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक आप कह सकते हैं बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है, मतलब कुछ ही इलाकों के बारे में बात की जा रही होगी। और अगर हम बात करें हमारे जो हमारा वस्तुगत वाला होता है, उसके अंदर आप देखोगे पूरी चीज को पहले पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसके विश्लेषण करोगे। तो ये दो टॉपिक्स यार आपके बड़े बढ़िया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे एक बढ़िया एक प्रॉपर पूरा यहाँ पे टेबल बना हुआ है, जहां पे आपको बताया गया कि देखिए भूगोल की शाखाएं क्या होती है ना, भौतिक हो गई, सिद्धांत शास्त्र हो गया आपका, है ना, विधि और तकनीक से रिलेटेड मानचित्र कला हो गया, यानी इसको मैप मेकिंग कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जीव भूगोल के क्या क्या आपके आप कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो इस टेबल को बच्चा हम लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो कि हमारी यहाँ पे अबाउट द फर्स्ट टॉपिक थी। तो फर्स्ट टॉपिक का कुछ बेसिक लॉजिक्स था, कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि ज्योग्राफी या भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल अपने आप में एक बहुत इंटरकनेक्टेड विषय है, इट इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। क्यों? इसके लिए आप जो है रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी का जो सर्कल वाला टेबल है उसको, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा, लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा। ये मैं क्विक रिकैप आपको करा रहा हूँ, क्विक रिकैप मतलब जो पहले हुआ, जो बीत चुका, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था आपको, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि बच्चों को थोड़ा सा हिंदी में बता दूंगा, पूर्ण हिंदी वाली चीजों में, तो इस वजह से आपके लिए रिकैप था। हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, दैट इज ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो बेटा इंग्लिश होने वाला है, यानी मैं समझाऊंगा आपको नॉर्मल हिंदी के अंदर, ठीक है। तो अभी तक अगर आई होप आपने ये समझा होगा कि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में कर क्या रहे थे, हमने क्या पढ़ा, है ना। हमने स्टार्ट किया कि यार सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था हमारा भूगोल, लेकिन अब हम क्लास 11th के अंदर कक्षा 11वीं में इस भूगोल को बहुत ज्यादा कैसे पढ़ेंगे, बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अप्रोच क्या होते हैं, भूगोल किस तरीके से जो है समय को नापता है, किस तरीके से आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन सबसे पहले किसने दी, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर समाहित होती है, मतलब इसके अंदर आती हैं। तो ये सारी बातें आपको मिल जाती है आपके प्रथम चैप्टर यानी भूगोलिक विषय के अंदर, ठीक है। चलिए, तो बहुत जरूरी है कि इसके चार्ट्स को आप रेफर करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हम लोग फटाफट से चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है मेरे बच्चों यहाँ पे किसी चीज का समय के साथ साथ डेवलप होते जाना, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंपल सीधी भाषा में दैट इज एवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है भाई? एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का साथ साथ डेवलप होते जाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए हो सकता है 3 साल का, 4 साल का हो, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसका बॉडी बढ़ता जाएगा, उसकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, प्लस उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारी अर्थ यानी हमारा जो पृथ्वी था, जब वो एक बालक था, ठीक है, तो किस तरीके से पहली बात तो पैदा हुआ, किस तरीके से बॉर्न हुआ, ओरिजिन क्या है अर्थ का। दूसरी बात, बॉर्न होने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, इसी बात को हम एनालाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर जिसका नाम है ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो चिमकंडी चिंटू निकल पड़े हैं विधायक जी के साथ, किस पे? पृथ्वी के सैर पे। भैया बढ़िया सैर करके आना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो भैया चिमकंडी चिंटू निकल चुके हैं। कहां जा रहे हैं चिमकंडी चिंटू? ये जा रहे हैं बेटा हमारे पृथ्वी की सैर पे। आई बात समझ में? चिमकंडी चिंटू चले अर्थ की सैर पे, ठीक है। तो ये आदमी चिमकंडी चिंटू है, ये विधायक जी हैं, और ये उधारी की बुलेट है। तो इस पे बैठाल करके आदमी कह रहा है कि चलो तुम्हें पृथ्वी घुमा के लाता हूं। गजब टोपीबाज आदमी भाई है ना। चलिए फिलहाल इसको साइड रखते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर, ठीक। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो ये है हमारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अर्थ। बट क्या आपको लगता है बेटा कि अर्थ स्टार्टिंग से ऐसी रही होगी? ठीक है, द आंसर इज नो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, देखिए बच्चों, बिकॉज अगर आप देखोगे जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जब यूनिवर्स मतलब जो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड जिसे आप कहते हैं हिंदी में, जब ये क्रिएट हुआ तो एकदम से सब कुछ नहीं बना, धीरे धीरे चीजें बनी। आपको क्या लगता है प्लैनेट्स या जो ग्रह होते हैं वो आपके एकदम से बन गए? नहीं, प्लैनेट से पहले भी एक स्टेज था, छोटे छोटे हुआ करते थे, वो स्कैटर्ड हुआ करते थे,
और फिर वो धीरे धीरे आप देखोगे डेवलप होते हैं प्लैनेट्स के अंदर। तो इस अर्थ के बनने की एक कहानी, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी थियोरीज यहां पे दी जाती हैं, बहुत सारी थियोरीज हैं जो कि कई सारे साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स ने आगे रखी हैं। कई सारे फिलोसफर्स कौन होते हैं? दार्शनिक, जो किसी चीज को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सो उनको आप कह सकते, और अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बेटा यहाँ पे फिलोसफर्स। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ द अर्थ के, तो बहुत सारी थ्योरीज रखी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग फिलोसफर्स के द्वारा। जो सबसे पॉपुलर, मतलब सबसे बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किसी ने अगर दिया था कि अर्थ कैसे बनी, तो वो थे एक जर्मन फिलोसफर। इनका नाम क्या था? इनका नाम था इमैनुअल कैंट। तो इमैनुअल कैंट, अब हरियाणवी में बोलो भैया कैंट आदमी है, कैंट मतलब सुंदर। ठीक है, लेकिन इनके जो पापा मम्मी ने नाम रखा था वो था इमैनुअल कैंट। ठीक है, तो इमैनुअल शब्द का मतलब होता है कि भगवान हमारे साथ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इनका नाम इमैनुअल है। इमैनुअल शब्द का मतलब यही होता है गॉड इज विद अस। ठीक है, दूसरी बात कैंट थे भैया, एक नंबर कैंट आदमी थे सुंदर। ठीक, चलिए फिलहाल हरियाणवी में तो यही बोलते हैं। चलिए फिलहाल हमने क्या देखा कि जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स थे वो किसने रखी? एक जर्मन फिलोसफर, इनका नाम था इमैनुअल कैंट ने, और मैथमेटिशियन थे कॉल लैप्लेस नाम के, इन्होंने इस चीज को रिवाइज किया 1796 में। और इस आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है द नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो नेब्यूला क्या है? नेब्यूला को आप ऐसा बड़ा सा बादल जैसा, क्लाउड जैसा समझ सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, किंडर जॉय देखा है? किंडर जॉय, भाई जिसके पीछे नालायक बच्चे मॉल में उधम काटते हैं। जब किंडर जॉय से खोलो, कवर उसका खोलो, तो अंदर काफी सारी चीजें होती है। तो नेब्यूला को आप कुछ कुछ ऐसा समझ लो कि ऐसा बड़ा सा क्लाउड टाइप का चीज है जिसके अंदर काफी कुछ मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, क्या मटेरियल है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो इन्होंने थियोरी आगे रखी उसका नाम था नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अब देखिए क्या होता है, इस हाइपोथेसिस ने यह कहा कि जो प्लैनेट्स है ये किससे बने हैं? फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ मटेरियल, है ना। किससे बने हैं प्लैनेट्स? फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ मटेरियल, जो कि एक यूथफुल यंग स्टेज वाले सन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा बड़ा यंग सा सन है, और यहां पे क्या है, हमारे पास एक बड़ा सा क्लाउड है ना। इसके अंदर काफी सारा मटेरियल भरा हुआ है, गैसेस हो सकती हैं पॉसिबली। और यहां पे नेब्यूलर हाइपोथेसिस कहता है कि जो हमारे प्लैनेट्स का ओरिजिन है वो इसी गैस के बड़े से गुब्बारे से कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, जो बड़ा सा जो बलून था गैस का, जो बड़ा सा क्लाउड था, कहीं ना कहीं इसी से हमारे प्लैनेट्स यहां पे निकले हैं। उस टाइम पे सन, अगर आप देखोगे सन क्या है? सन भी एक तरीके का स्टार, गैसेस है इसके अंदर। तो सन बड़ा इस टाइम पे यंग हुआ करता था, और अगर आप देखोगे तो काफी स्लोली जो है यहां पे ग्रेजुअली इसका रोटेशन था। राइट, चलिए ये था हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस कि इस तरीके से क्या हुआ है कि हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए। अब अगर आप देखेंगे 1950 के अंदर ऑटो श्मिट नाम के रशिया के अंदर एक बंदा था, साइंटिस्ट कह लीजिए इसको, है ना, और कार्ल वीस्काजर थे जर्मनी के अंदर, जिन्होंने कहा कि यार ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसमें थोड़े से रिवीजन की जरूरत है, इसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नंबर 1 सबसे पहले जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट और मैथमेटिशियन लाप्लास ने बोला कि जो प्लैनेट्स का आविष्कार हुआ है, प्लैनेट्स कैसे बने हैं, एक बड़ा सा ऐसा गैस क्लाउड था बहुत तरीके से, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह थे, और इसके साथ साथ एक बड़ा यंग स्टेज का सन था। और जब ये रोटेशन चल रही थी इनकी, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट करते हैं आपके प्लैनेट फॉर्मेशन में। फिर इसी में कुछ बातें और ऐड करते हैं 1950 के अंदर, इसको रिवाइज करते हैं इस पूरे हाइपोथेसिस को, ऑटो श्मिट रशिया के और कार्ल विस्कजर ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, देखिए 1950 में स्मिथ ने क्या कहा, यहां पे सबसे पहली बात तो इन दोनों ने मिलकर इस पूरे हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। इन्होंने कहा कि यार इसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है। इन्होंने ये कहा कि जो सन है बेटा वो ऐसा बीच में है, और इसके आसपास अगर आप देखोगे तो नेब्यूला सराउंड करता है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। और जिस नेब्यूला के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और डस्ट है। हाइड्रोजन है, हीलियम है और आपके डस्ट पार्टिकल्स है। तो यहां पे स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, उस थ्योरी में थोड़ा एडिशन डालना पड़ेगा। स्मिथ कहते हैं कि जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा सूरज है बेटा, इसको यहां पे एक नेब्यूला का बड़ा सा जो क्लाउड है ऐसे घेर के बैठा हुआ है, और इस क्लाउड के अंदर क्या है, जनरली हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये था किसके साइड से, ये था स्मिथ के साइड से और हमारे जो विस्कजार थे उनके साइड से। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जब फ्रिक्शन होगा, जब पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा, आपने साइंस में पढ़ा है, ये मान लीजिए दो चीजें टकरा रही, फॉर एग्जांपल कैसे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो बॉटल्स है मेरे पास, ठीक, अब इन दो बॉटल्स को अगर मैं बार 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 ऐसे टकराऊं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद फट जाएंगी, पानी भी बाहर आ सकता है। रीजन है फ्रिक्शनल फोर्सेस का काम करना, ऐसे ऐसे करके रब करूं लेट से, है ना, प्रेशर डालूं उनके ऊपर,
तो क्या होगा इससे? डेफिनेट सी बात है, कोलिजन से बार बार टकराने से ऐसी फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होंगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस आपको पता है क्या कर सकती हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस के पास बहुत सारा पावर होता है यार, है ना। तो यहां पे स्मिट कहते हैं कि यार देखिए ऐसा है, जो सन है, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि सोलर नेब्यूला द्वारा सराउंडेड है, और उस नेब्यूला का जो बड़ा सा क्लाउड है इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स हैं। फिर उन्होंने ये कहा जो पार्टिकल्स का फ्रिक्शन हो रहा है और कोलिजन हो रहा है, कोलिजन का मतलब होता है आपस में भिड़ना, ठीक है। तो पार्टिकल्स के टकराने से जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रही है उससे क्या हुआ है? एक डिस्क शेप का ऐसा ऐसा डिस्क शेप का एक बड़ा सा क्लाउड यहां पे क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। एंड जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी इकट्ठा होने वाले प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो श्मिट ने क्या कहा? श्मिट ने कहा देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है कि सूरज हमारा ऐसा बीच में है, इसके आसपास नेब्यूला का बड़ा सा क्लाउड है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स में जब टकराव होता है, जब कोलिजन होता है, जब ऐसे टकराते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। और ये कह रहे हैं कि इसी फ्रिक्शनल फोर्स पे पैदा होने से क्या हो रहा है कि कई सारे डिस्क शेप, ऐसे डिस्क के शेप के कई सारे जो है क्लाउड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से जो है हमारे प्लैनेट्स यहां पे फॉर्म हुए हैं। इस प्रोसेस को आप अक्रीशन कह सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब जो लेटर पीरियड के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अर्थ पे फोकस नहीं किया, बट इन्होंने कहा कि यार सिर्फ अर्थ तो चलो एक चीज हो गई, एक प्लैनेट हो गया, हम सिर्फ अर्थ के ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं। तो बाकी के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा यार जरूरी है कि अगर आपको डीपर वे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्स के एक्सपेंशन को, यूनिवर्स को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, यूनिवर्स कैसे बना। अगर आप वो समझ पाओगे तो आप बेहतर समझ पाओगे कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये हमारी अर्ली हाइपोथेसिस हैं, अर्ली थ्योरीज हैं जिनको इंप्रूव किया गया, बताया गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ तो भैया साइंटिस्ट देख रहे हो, साइंटिस्ट है हमारे लेटर पीरियड में क्या कह रहे हैं? ये देखिए साइंटिस्ट है हमने पास, बढ़िया साइंटिस्ट है बेटा। इनका नाम है वॉन डॉन शुन डॉगेश, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? वॉन डॉन शुन डॉगेश। तो भैया खतरनाक साइंटिस्ट है, जुपिटर से आज ही आए हैं, सुबह मैंने बुलाया इनको क्लास के लिए, ठीक है। हाँ तो समझ लेना। तो भैया बाकी के साइंटिस्ट ने ये कहा कि यार ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए रादर देन दैट ऑफ जस्ट द अर्थ और द अदर प्लैनेट्स। और इनकी बात में दम था भाई, इतना इंटेलिजेंट आदमी देख रहे हो तुम। इसने कहा देखो ऐसा है भैया कि ये तुम लोग जो है अभी तक सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़े हुए पीछे, अर्थ के पीछे पढ़ने से क्या होगा? आप ये देखिए कि यूनिवर्स कैसे बना है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यूनिवर्स कैसे बना है अगर आप ये समझ जाओगे तो डेफिनेट सी बात है बड़ा आसान हो जाएगा आपको क्या करना, यहां पे बाकी चीजों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे पुरानी थ्योरीज के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी के बारे में। जो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, वो है बिग बैंग एक्सप्लोजन, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धम से होने वाला एक्सप्लोजन। कई बार आपने देखा होगा भड़ाम से ब्लास्ट होता है ना। तो ऐसा ही एक ब्लास्ट यूनिवर्स में हुआ, ऐसा एक ब्लास्ट स्पेस में हुआ, नॉट यूनिवर्स, यूनिवर्स तो क्रिएट हुआ उसके चलते, स्पेस में हुआ ऐसा एक खतरनाक ब्लास्ट। तो कहा गया कि वो ब्लास्ट के चलते ना कहीं बहुत सारी हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज आपकी बनी थी। आइए समझते हैं कैसा था ब्लास्ट। नंबर 1, इसको कई बार इस थियोरी को, बिग बैंग को अगर हम कहें तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। बिकॉज साइंटिस्ट अगर आप देखोगे तो इस बात से बहुत कन्विंस्ड है कि आज भी यूनिवर्स आपका एक्सपैंड कर रहा है। किसी ने मूवी देखी है उसकी, बड़ा फेमस डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, उसकी एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर। अगर कभी आपको मन करे तो जरूर देखना, बहुत बेहतरीन मूवी है। वो पूरा स्पेस के अंदर ब्लैक होल का कंसेप्ट, उन्होंने जो स्पेस टनल्स होते हैं उनके कंसेप्ट को बड़ा प्यारे तरीके से मतलब समझाया हुआ है। बड़ा मजा आया था उस मूवी को। एक बार में नहीं समझ में आएगी, एक दो बार देखोगे तब जाकर समझ में आएगी। लास्ट में उन्होंने 5th डायमेंशन वगैरह तक दिखा दिया है, तो इट्स अ फंटास्टिक मूवी है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। अब हबल्स टेलीस्कोप आपने सुना होगा, बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो एडविन हबल साहब ने 1920 में एक एविडेंस प्रोवाइड किया कि हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पास होता गया, अगर आप देखोगे गैलेक्सीज क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते जा रहे हैं। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी अगर हम बात करें, व्हाट इज अ गैलेक्सी? सिंपल भाषा में जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, गैलेक्सी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। यही था गैलेक्सीज। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का एक मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट मतलब रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना, ऐसा प्रूवन नहीं है, बट कई सारी गैलेक्सी जरूर हैं।
हमसे जो नियरेस्ट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसके बारे में भी आपने काफी पढ़ा होगा। तो गैलेक्सी को अगर एक बच्चे की भाषा में समझाना हो तो मैं यही कहूंगा यार कि बालक देखो बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन, उसको हम गैलेक्सी कर सकते हैं, लेकिन ये गैलेक्सी अपने आप में यार एक बड़ी तगड़ी बॉडीज होती हैं हर स्पेस के अंदर, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज आप कह सकते हैं इनको। तो हबल कहते थे कि इन्होंने एक एडवांस प्रोवाइड किया कि देखिए यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है गैलेक्सीज एक दूसरे से अपार्ट होती जा रही हैं, अलग होती जा रही है। अभी जो डिस्टेंस है आपके गैलेक्सीज के बीच में ये यहां पे बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज वाई आप कह सकते हो कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो मान लीजिए पहले कोई गैलेक्सी अगर यहां थी, एक गैलेक्सी यहां थी, और अभी क्या हो रहा है कि ये गैलेक्सी एक यहां हो चुकी है और एक यहां हो चुकी है, तो डेफिनेट सी बात है कि इनके बीच का क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ रहा है। और ये डिस्टेंस का बढ़ना समझाता है हमें कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स भी हमारा साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अच्छा, अब बिग बैंग एक्सप्लोजन इसको कैसे समझेंगे? देखिए आपको छोटा सा बॉल दिखाई दे रहा है, छोटा सा बॉल, तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसा छोटा सा बॉल था स्पेस के अंदर और ये भम से फटा, खतरनाक, ठीक है, तो एकदम दबा करके फटा और इतना लाउड एक्सप्लोजन हुआ पूरे स्पेस में कि आप देखोगे उसके चलते बहुत सारे पार्टिकल्स वार्टिकल्स जो थे इधर उधर फैलने स्टार्ट हो गए, राइट। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने यहाँ पे मल्टीपल चीजों के क्रिएशन में। तो आइए समझते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन को कि बेसिकली था क्या और उसके अंदर क्या हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है शायद हॉलीवुड के अंदर, बड़ी खतरनाक टाइप की है, ठीक है। तो फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी ना फॉलोइंग स्टेजेस को कंसीडर करता है यूनिवर्स के डेवलपमेंट में। देखिए पहला स्टेज, सबसे पहला बिगिनिंग में माना गया कि जितना भी मैटर है, मैटर क्या होता है यार, जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यही मैटर है, हमने साइंस में से पढ़ा है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज का एक सर्टेन मास है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको अपन मैटर कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो कहते हैं कि बिगिनिंग में जितना भी मैटर था जिसने यूनिवर्स को फॉर्म किया वो सारा एक प्लेस में हुआ करता था, ठीक है। मतलब जिससे भी यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, मान लीजिए एक छोटे सी बॉल के फॉर्म में सारा मैटर जो था एक जगह पे रहता था, सिंगल एटम, ठीक है। अब क्या हुआ, और इसकी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत कम थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था और डेंसिटी भी इसकी इनफाइनाइट थी। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई खास स्पेशल मेजरमेंट ना हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थ्योरीज के हिसाब से बिग बैंग थ्योरी कहता है कि स्टार्टिंग में जिस चीज से यूनिवर्स बना है वो सारी की सारी एक बॉल के फॉर्म में, सिंगल एटम के फॉर्म में एक जगह कंसेंट्रेटेड थी। इसका वॉल्यूम बहुत कम था, टेम्परेचर बहुत इनफाइनाइट था और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अब जब बिग बैंग हुआ तो ये जो टाइनी बॉल था आपका, ना जो टाइनी बॉल, ये क्या हुआ यार, एक्सप्लोड कर गया, फट गया। क्या हुआ यहां पे, जो छोटा सा बॉल था ये आपका फट गया, एक्सप्लोड कर गया एकदम से, है ना, वायलेंटली। अब इससे क्या हुआ, तगड़े लेवल पे हुआ एक्सपेंशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बम रख दिया मैंने, खतरनाक, दिवाली के अंदर ऐसा बम रखा हुआ है ना, उसके ऊपर टीन उड़ा दिया मैंने, तो उड़ाते होगे तुम भी, तुम कम थोड़ी हो, है कि नहीं। तो ऐसे बम रखा है तुमने, उसको वैसा टीन का डब्बा रख दिया, अब तुम बम जलाओगे तो क्या होगा बेटा, टीन का डब्बा फट के ऐसे पहाड़ इधर उधर फैल जाएगा, फैले कि नहीं फैलेगा। एक आध अंकल जा रहे होंगे इसकी खोपड़िया पे भी लग सकता है, फिर वो अंकल डंडा लेके तुम्हारी खोपड़िया तोड़ेंगे, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कि बिग बैंग जब हुआ तो ये जो टाइनी बॉल था ये बहुत तेज से एक्सप्लोड हो गया, बहुत वायलेंटली हुआ। इससे क्या हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन टेक प्लेस करता है और ऐसा माना जाता है, जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो इवेंट ऑफ बिग बैंग था लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, बिफोर द प्रेजेंट टाइम। तो ये इतना पुराना इवेंट अपना माना जाता है, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन है ये आज भी कंटिन्यू कर रहा है और जैसे जैसे बढ़ेगा कुछ एनर्जी अगर आप देखोगे यहां पे तो मैटर के अंदर कन्वर्ट होती चली गई है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग, और जैसे जैसे चीजें ग्रो होती जा रही हैं, जो आपकी कुछ एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, ये कन्वर्ट होती जा रही है हमारे मैटर के अंदर, ठीक है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब ये मान लीजिए कि जब ये छोटी सी बॉल फटी तो फटने के कुछ सेकेंड्स अंदर ही इतना तगड़ी तरीके से एक्सपेंशन हुआ कि मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे एक्सपेंशन आपका स्लो डाउन कर गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जब बॉल फटी तो फटने के बाद क्या हुआ, एकदम तेजी से चीजें फैली और कुछ टाइम बाद जब है धीरे धीरे करके चीजें स्लो डाउन करनी स्टार्ट हो गई, राइट। चलिए तो जो पहले 3 मिनट थे बिग बैंग इवेंट से, ठीक है, फर्स्ट एटम यहां पे फॉर्म होता है, राइट। तो पहले जो 3 मिनट से बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद वहां से फॉर्म होना स्टार्ट होता है आपका द फर्स्ट बिग एटम, देखिए फर्स्ट एटम आप ऐसे के लीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो लगभग कई सारे लाखों वर्ष निकल चुके हैं, ठीक है, लगभग 3 लाख के, मान लो 3 लाख के आसपास, राइट, फ्रॉम द बिग बैंग एक्सप्लोजन। टेम्परेचर अभी काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, लगभग 4500 केल्विन, और साथ ही साथ जो है एटॉमिक मैटर यहां पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, राइट बच्चों। तो यूनिवर्स क्या हो चुका है अभी, ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा हो चुका है। तो अगर हम बात करें कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के करीब 3 लाख वर्षों के बाद लगभग जो है हम क्या देख पाते हैं कि टेम्परेचर उस टाइम पे बहुत हॉट था, बहुत घातक टेम्परेचर था, राइट।
तो टेम्परेचर वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है, कंडेंस हुआ है थोड़ा सा, आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि आपका मैटर थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, काफी बड़ा है, काफी सारी एनर्जी मैंने आपको बताया ना कि मैटर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ यूनिवर्स आपका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मतलब बहुत क्लियर है कि यहां पे जो स्पेस थी गैलेक्सीज के बीच में वो भी बड़ी है। अब एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज द होयल्स कांसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है, मैं आपको बताया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एक थ्योरी है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे जज कर रहे थे कि गैलेक्सीज के बीच का जो डिफरेंस है अभी क्या होता जा रहा है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स हमारा बढ़ रहा है, यानी एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसी कंसेप्ट का एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट आता है, और इसे हम कहते हैं द होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टडी का मतलब होता है एक जैसी स्टेट में रहना, ठीक है, चेंजेस ना, राइट। अब ये कहता है जो होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट है, इसका मानना है कि जो यूनिवर्स है वो रफली सेम है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये एक्सपेंशन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है। तो होल्स कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि जो यूनिवर्स है वो लगभग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे तो सेम ही रहने वाला है। हाउएवर अगर आप देखोगे तो जैसे से हमको एविडेंस मिलता जा रहा है अबाउट एक्सपैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी इसी बात पे सहमत है कि यार एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स। तो होयल एक ऐसे पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा कि देखिए यूनिवर्स को आप किसी भी टाइम पे मेजर करेंगे वो लगभग आपको सेम ही दिखाई देगा, बट अभी हमें जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को लेकर के बहुत सहमत है कि यूनिवर्स डेफिनेट सी बात है बेटा यहां पे एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? चले तो बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आते हैं हम लोग हमारे एकदम फटाफट से जो एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उनके फॉर्मेशंस पे। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। आपने साइंस में कई दफा ये बात पढ़ी होगी कि दोस्तों स्टार क्या है। स्टार बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का गैस का बड़ा सा गुब्बारा मान लो, सीधी भाषा में समझाओ तो वेरी हॉट बॉल ऑफ गैसेस। सन क्या है? सन इज ऑल्सो स्टार। क्या है सन के अंदर? गैसेस हैं, जलती हैं, जलने से लाइट प्रोड्यूस होता है, वही तुमको दिखता है। सिंपल एज दैट, अगर हम आसान भाषा में समझे तो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा बिग बैंग जब एक्सप्लोड हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, छोटा सा बॉल जब एक्सप्लोड हुआ, तो जो आपका मैटर और एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं था। बहुत इरेगुलर तरीके से मैटर और एनर्जी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में डेंसिटी के जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के डिफरेंस लेकर के आए, एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि मैटर जो था एक दूसरे की तरफ खिंचता चला आया। अब इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो इसके अंदर बहुत सारा मैटर भरा हुआ था छोटे से एटम के अंदर। अब ये फटेगा भैया तो सब जगह फैलेगा। बिल्कुल बम वाला एग्जांपल है कि बम के ऊपर तुमने क्या रखा हुआ है। मान लो फॉर एग्जांपल, इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। तुम ये कांड तो किए ही होगे, कभी ना कभी तो बेटा किए होगे। बालक इतने शैतान होते हैं, दिवाली टाइम क्या करते हैं, ये करते हैं भैया ऐसे, देखो ये क्या करते हैं, ऐसा गोबर किया हुआ गाय माता ने, गोबर ऐसा, उसके ऊपर लगाते हैं बम, और बम के ऊपर जो है लगा करके जो है क्या करते हैं, बत्ती भाग जाते हैं। अब भैया जब बम फटता है तो सिर्फ बम नहीं फटता है, बम के साथ साथ जो गोबर भी होता है बेटा इधर उधर एक्सपांड हो जाता है, होता ही नहीं होता है। पहले क्या था भैया, सारा गोबर एक तरफ था बढ़िया से, कुछ नालायक चिमकंडी बच्चे आए, चिमकंडी चिंटू टाइप के, उन्होंने आके उसमें लगा दिया बम, बिकॉज उनको रहा नहीं जा रहा था, कुछ कांड तो करना ही करना है ना। तो ये लोग जब बम लगाए उसमें जाकर के, तो क्या वो बम को जलाया, अब बम बोला भम, ठीक है। तो जब बम फटा तो बम फटने के साथ साथ क्या हुआ, जितना मैटर है वहां, जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब इधर उधर दीवारों के ऊपर जाके चिपक गया। लॉजिकल है, समझ में आई बात? अब इसको थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। ये तो हो गया बहुत देसी एग्जांपल, बहुत ज्यादा देसी एग्जांपल, ठीक, दिवाली से रिलेटेड है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं यहां पे। क्या हुआ कि जब वो सिंगल एटम जो बिग बैंग वाला था जो फटा, जब वो एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारा मैटर, बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। अब पॉइंट क्या है कि कुछ टाइम बाद मैंने आपको ये बताया कि देखिए इंस्टेंटली तो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह सब हाई था, फिर धीरे धीरे करके चीजें कूल डाउन हो रही थी। अब होता यह है मेरे बच्चों यहाँ पे कि ये जो मैटर है काफी स्कैटर्ड है ऐसे इधर, और इनके बीच में कई सारा क्या हो रहा है, डेंसिटी का डिफरेंसेस है। तो आपने अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, 9th के अंदर, आपको याद होगा साइंस में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन के अंदर कि भैया देखिए ऐसा है कि यूनिवर्स में या स्पेस में अगर हम बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, करता है कि नहीं करता है। अब वो अलग अलग बात है कि उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपको फील नहीं होती। तो बट हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट इन द स्पेस ऑल्सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अप्लाई कहीं ना कहीं कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेंसिटी का डिफरेंस आया उसकी वजह से यहां पे इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी बिखरा हुआ मैटर था एक जगह ऐसे करके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, एक जगह ऐसे ड्रॉ होता हुआ चला, ड्रॉ होता हुआ मतलब इकट्ठा होता हुआ चला, गैदर होता हुआ चला है।
और इसने क्या किया, गैलेक्सीज के बनने का जो बेस तैयार होता है ना बेटा, वो किया कि गैलेक्सीज के बनने का एक बेस तैयार कर दिया, ये ऐसे गैलेक्सीज आगे चल के फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या होती है बेटा, बहुत सारे स्टार्स का एक कलेक्शन। आप ऐसे समझ लीजिए, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो गैलेक्सीज अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस के ऊपर फैली होती हैं, जिसको आप लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। जो डायमीटर होता है, डायमीटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऐसा गैलेक्सी है, इसका जो डायमीटर है बेटा इंडिविजुअल गैलेक्सी का, उसका रेंज अगर आप मान लीजिए तो करीब 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स के बीच में होता है। बिकॉज हम लोग अगर आप देखोगे स्पेस वगैरह के अंदर जो डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, हम किलोमीटर्स में नहीं कर रहे होते जनरली, हम लाइट ईयर्स के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो गैलेक्सीज क्या होती है, कई लाइट ईयर्स अपार्ट होती है कई बार। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो डायमीटर होता है वो भी काफी ठीक ठाक वैल्यू का होता है। ठीक है, नाउ अब अगर आगे मैं बात करूं बच्चों आपसे, दैट इज लेट्स मूव फर्दर अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो गैलेक्सी जो है कब स्टार्ट होती है फॉर्म होना, बहुत सिंपल सी बात, देखिएगा गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज का कलेक्ट होना। ठीक है, जब किसका एक्यूमुलेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, जिसे आप नेब्यूला कह सकते हैं। तो गैलेक्सी कैसे स्टार्ट होती है बनना, गैलेक्सी तब स्टार्ट होती है जब हाइड्रोजन गैस ऐसे बड़े से बादल के फॉर्म में जो है इकट्ठा हो जाती है। तो ये बड़ा सा बादल आप कई बार नेब्यूला कह के रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो गैलेक्सीज का बनना जो स्टार्ट होता है बेटा कहीं ना कहीं यहीं से होता है, राइट। चलिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो नेब्यूला होता है बेटा ये डेवलप करता है और बड़ा होता है ना, ग्रो करता है। फिर ग्रो करने के बाद जो है ना छोटे छोटे ऐसे ग्लम्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लम्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस बन जाती हैं इसकी। ठीक है, किसकी, गैसेस की। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो गैसेस के जो क्लम्स होते हैं, ऑलरेडी ब्रांचेस होती हैं, ये और डेंस हो जाती हैं और घनी हो जाती हैं। ठीक है, और घनी गैस की बॉडीज बन जाती हैं, जिससे आप फाइनली देखोगे आपके स्टार्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स है वो माना जाता है लगभग 5-6 बिलियन ईयर्स अगो हो चुका है। तो हमने क्या देखा कि देखिए गैलेक्सी का बनना कहां से स्टार्ट होता है। नंबर 1 सबसे पहली बात है कि जो हमारा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, उससे क्या हुआ कि बहुत सारा मैटर और एनर्जी स्पेस में फैल गया। ठीक, अब क्या हुआ कि जब डिफरेंसेस आए डेंसिटीज के बीच में, तो ये सारा मैटर जो था इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंसेस आए, तो धीरे धीरे जगह क्या हुआ कि एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। अब फाइनली क्या हुआ कि गैलेक्सी कैसे स्टार्ट होगा फॉर्म करना, जब कई सारा हाइड्रोजन गैस का एक ऐसा बड़ा सा बादल जो है एक जगह पे आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस क्रिएट होने लगेंगी इस टाइप की, है ना। ठीक है, डन, इसको आप क्लम्स ऑफ गैसेस कह सकते हैं। और जब ये और घनी होती जाएंगी, जब और ये डेंस होती जाएंगी, तो अब आप देखोगे ये किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेंगी, ये क्रिएट करेंगी आपके स्टार्स। तो ऐसा माना जाता है कि 5-6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है आपके स्टार्स का क्रिएशन हुआ था। गॉट माय पॉइंट गाइस। चलिए, तो ये हो गया यार फॉर्मेशन ऑफ द स्टार की बात। अब फटाफट से देखिए, लाइट ईयर आप सब बच्चों ने साइंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इट्स अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एंड नॉट ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइट ईयर में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। लाइट का ट्रैवल आपको पता ही, लाइट बहुत तगड़े लेवल्स पे ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, हमने पढ़ा था साइंस के अंदर। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में आपको नापना है, तो इस डिस्टेंस में आप नाप सकते हो। कंसिडरिंग दिस, अगर आप देखोगे जो डिस्टेंसेस लाइट ट्रैवल करेगा एक साल के अंदर, उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बेसिकली दैट इज योर 1 लाइट ईयर। तो इसका अगर हम मेजरमेंट देखें तो दैट इज रफली 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए, दैट मींस अगर आप देखोगे जो एवरेज सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो लगभग आप मान लीजिए इतना किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में जो है हमारी लाइट कितना समय लेती है, 8.311 मिनट्स। ठीक है, 31 मिनट्स आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए 311 मिल लीजिए, आप राउंड ऑफ में ले रहे हैं तो 8.31 मिनट्स। तभी कहते हैं ना लाइट टेक्स 8 मिनट्स, 8 मिनट लगते हैं लाइट को लगभग सन से अर्थ तक पहुंचने में। तो ये सन से अर्थ तक पहुंचने का जो 8 मिनट वाला टाइम है, ये बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो बच्चे, लाइट ईयर्स के अंदर, राइट। तो लाइट ईयर्स बेसिकली डिस्टेंस मेजर करता है। किस चीज का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो एक साल के अंदर लगभग लाइट आपका ट्रैवल कर सकती है, उसको मेजर करते हैं इन द लाइट ईयर्स। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, उसी के हिसाब से हम फिर निकालते हैं कि भैया कितना टाइम जो है लगता है यहाँ पे सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एक एडिशनल फैक्ट है, इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। अब फटाफट से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, लेट्स कम टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो लगभग आई गेस 1 घंटा हम लोग पढ़ाई कर चुके होंगे, नहीं यार 1 घंटा नहीं किया, फिर लगभग 50 मिनट किया। ठीक है, तो आई गेस 10-15 मिनट आपके हो जाएंगे एंड विल बी गुड टू गो विद द टॉपिक। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर हम देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की, देखिए प्लैनेट्स कैसे बने। तो अभी तक तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा दोस्तों कि स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, गैलेक्सीज का ओरिजिन कहां से, यूनिवर्स कहां से स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके, हमारे प्लैनेट्स की। तो स्टार्स क्या है, मैंने आपको बताया ना कि लोकलाइज्ड, मतलब एक बड़ा सा क्लाउड नेब्यूला का है,
उसी के अंदर काफी सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और ब्रांचेस किसके हैं यार, ये गैसेस के, काफी डेंस गैसेस के, इन्हीं को आप कहते हैं स्टार्स। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखोगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनके अंदर, इनके बीच में, है ना, इससे क्या होता है यार कि एक मान लीजिए कोर बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है इस गैस क्लाउड का, है ना। और अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी डिस्क, डिस्क मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है रोटेट करता हुआ जो है बेटा इस कोर के आसपास आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि आपके स्टार्स क्या होते हैं, बेसिकली आप मान लीजिए बड़ा सा जो नेब्यूला क्लाउड है, इससे निकली हुई कई सारी गैसेस ब्रांचेस काफी डेंस होती हैं। अब इन स्टार्स के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो क्या करेगी कि सिंपल सी बात है, इस गैस क्लाउड का एक कोर, एक सेंटर बना देगी। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क, घूमती हुई जो डिस्क, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगा तो इसके आसपास जो है यहां पे गैस और डस्ट का डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ये है बेटा कि जो गैस क्लाउड है आपका, जब एक कंडेंस होगा, कंडेंस का मतलब होता है चीजों का थोड़ा सा ठंडा होना, थोड़ा सा मेल्ट डाउन करना। राइट, तो जब ये कंडेंस होगा तो जो मैटर होगा इसके आसपास, जो सब्सटेंस होगा, वो क्या करेगा, छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन फॉर्म होना, ये क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको आप कह सकते हो प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, तो प्लैनेटेसिमल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, दिस इज हाउ दे लुक एट। ठीक है, तो उसको हम प्लैनेटेसिमल्स कह सकते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, चलिए, प्लैनेटेसिमल्स क्या है, आप ये मान लीजिए एक स्टार्टिंग फॉर्म है किसका, हमारे प्लैनेट फॉर्मेशन का। अभी प्लैनेट बना नहीं है दोस्तों, ये प्लैनेट बनने से पहले का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, चलिए, तो ये प्लैनेट बनने से पहले का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि पहली बात तो हमने ये देखा कि यार जो हमारा गैस है उसके मतलब जो स्टार्स हैं उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल है इसकी वजह से कोर क्रिएट हो रहा है, और उसके बाहर अगर आप देखोगे तो ऐसी रोटेटिंग डिस्क क्रिएट हो रही है, इसमें गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब कंडेंसेशन होगी, मतलब जहां का टेम्परेचर ठंडा होगा, तो क्या होगा, कई सारा जो मैटर है इसके आसपास वो जो है ना छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट होते हैं बेटा, फिर आप देखोगे आगे चल के क्या बनेंगे, ये प्लैनेटेसिमल्स बनेंगे। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स मतलब कुछ ऐसे दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि एक बार ये प्लैनेटेसिमल्स बन गए, अब यहां पे क्या होने वाला है, जो लार्जर बॉडीज होती हैं आपकी, है ना, वो कैसे होंगी, बाय कोलिजन फॉर्म होगी। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल, अब क्या होगा कि कई बार यूनिवर्स के अंदर आपको इनके बीच में कोलिजन्स देखने को मिलेंगे। राइट, तो जो आपकी लार्जर बॉडीज होती हैं, बड़ी बॉडीज होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, कोलिशन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आपका मैटर होता है आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये लार्जर नंबर ऑफ क्या है बेटे, स्मॉलर बॉडीज। तो हमने क्या देखा अभी कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे यहाँ पे हमारे बाय द फोर्स ऑफ कोलिजन और ग्रेविटेशन। अब जब कई बार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या करती है, चीजों को चिपकाती है, अट्रैक्ट करती है। राइट, तो कई बार जब पार्टिकल्स कोलाइड होंगे, टकराएंगे, है ना, मैटर उसका निकलेगा कहीं ना कहीं, और देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, ऐसे चिपकता चला जाएगा, है ना, ऐसे चिपक रहा है धीरे धीरे करके। राइट, तो अगर आप देखेंगे ये है हमारा इनिशियल स्टेज किसका, ऑफ द प्लैनेट फॉर्मेशन। अब फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स हैं ये एक साथ मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म अ लार्जर बॉडीज, इसको आप कहते हैं प्लैनेट्स। डन, तो हमने क्या देखा कि पहले क्या होगा कि प्लैनेटेसिमल्स क्रिएट होंगे। प्लैनेटेसिमल्स कैसे दिखते हैं बेटा, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और फिर जब ये धीरे धीरे करके आपस में ग्रेविटेशनल पुल के चलते कोलाइड होंगे, इनका मैटर चिपकेगा ग्रेविटेशनल की वजह से। ठीक है, तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे करके आपके प्लैनेट्स यहां पे फॉर्म होते जाएंगे। राइट, सो दिस इज हाउ द जनरली द प्लैनेट्स आर फॉर्म। कि प्लैनेट के बनने से पहले का जो स्टेज है वो कहलाता है प्लैनेटेसिमल्स। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ये प्लैनेटेसिमल्स बहुत सारे होते हैं यार, जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड करके, इनका मैटर जो होता है आपस में कोलाइड करता है, फिर आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐड करती हैं, तो कई बार क्या होता है, ब्रेक करने के बाद चीजें ऐसे जुड़ने भी लगती हैं, अट्रैक्ट होने लगती हैं एक साथ। तो यही जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, द लार्जर बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, तो वहां से आ गए अपने नाम भी भैया हमारे प्लैनेट्स का। अब लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा अर्थ कैसे बना। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ, अभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स वगैरह के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब बात करनी है अगर अपना धरती है, धरती मेरी माँ यार, ये कैसे बनी भाई। तो वेरी वेरी सिंपल, लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ डिड द अर्थ इवॉल्व। अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए प्लैनेट्स बनने का तरीका तो वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा है अभी। अब अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ में इवोल्यूशन कैसा है, अर्थ में बदलाव कैसे आए, तो अर्थ अगर आप देखोगे इनिशियल स्टेजेस में एक बारन, एक बंजर, पथरीला और हॉट ऑब्जेक्ट हुआ करता था। एटमॉस्फेयर बहुत थिन था हमारे पास क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी सिंपल ऐसा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम था हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और कुछ नहीं था, बहुत बंजर सा, सूखा रूखा सा हम लोग का प्लैनेट हुआ करता था। अब अगर आप देखोगे तो अर्थ का ना एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर के सबसे बाहर वाले परत से लेकर के अगर आप मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ तक अगर आप देखोगे
तो मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है, जो अर्थ बना है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा लेस डेंस है भाई। अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको अलग अलग जोन्स देखने को मिलेंगे, है ना। जब लोग कभी भी लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्रस्ट, मैंटल, कोर होता है। अब मैंटल एंड कोर में भी काफी डिवीजन होते हैं, कोर में इनर कोर, आउटर कोर, मैटर में इनर मैंटल, आउटर मैटर, है कि नहीं। तो ऐसे कई सारे डिविजन या लेयर्स आपको देखने को मिलती है इन द अर्थ। तो जिस मटेरियल से अर्थ बने हुए हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो, अर्थ का हाइड्रोस्फेयर हो, उन सब में चीजें यूनिफॉर्म नहीं, काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था, अर्थ बहुत ही बैरन टाइप का, पथरीला टाइप का प्लैनेट था, जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस होना बहुत मुश्किल था दोस्तों, ठीक है। अब ये बदलाव कैसे आया, इसी को हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिथोस्फेयर। तो लिथो का मतलब होता है जमीन यानी लैंड, ठीक है। तो जो लैंड वाला इलाका है जिसपे आप आज रहते हो, चीजें खेती बाड़ी करते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया पूछते हो अपने दोस्तों से, वही वाले दोस्त भाई, है ना। तो ये जो लिथोस्फेयर है बेटा, ये बेसिकली कैसे क्रिएट हुआ, ये क्रस्ट कैसे क्रिएट हुई, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले अर्थ जो है ना बहुत वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि मतलब बदलता हुआ, जिसका नेचर बहुत कभी भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो अपना प्राइमोडियल स्टेज में, प्राइमोडियल मतलब आप ऐसा कह लीजिए जो अर्ली स्टेज है, सीधी भाषा में कहूं, सब आसान भाषा में, तो अर्ली स्टेजेस के अंदर अर्थ क्या हुआ करता था, बड़ा वॉलेटाइल, कभी बदल सकता था। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी में, इसके घनत्व में थोड़ा सा इंक्रीज आया। ग्रेजुअल मतलब स्लो इंक्रीज आया। किसमें आया भैया, इसकी डेंसिटी के अंदर। और टेम्परेचर जो था अर्थ के अंदर धीरे धीरे यहां पे इंक्रीज होने लगा, यानी बढ़ने लगा, ठीक है। चलिए एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो मटेरियल इनसाइड था वो क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा डेंसिटी के बेसिस पे। तो अगर आप देखोगे तो अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर, वेरी सिंपल भाषा में क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो अभी क्या हुआ कि जब अर्थ का डेंसिटी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर अंदर बढ़ा, तो जो अंदर का माल मसाला था यानी मटेरियल था, वो डेंसिटी के बिहाफ पे क्या हुआ, सेपरेट होता चला गया। जो हैवी डेंस, जो आप देखो, बहुत सिंपल चीज है, आप ऐसा पानी लीजिए और पानी में कोई ऐसा चीज डालो जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा भारी है, तो क्या होगा, अंदर डूब जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज वो भारी है, वो ज्यादा डेंस चीज है ना। तो ऐसे जो हैवी मेटल्स थे हमारे, हैवी मटेरियल जैसे आयरन वगैरह हो गया, ये अर्थ में नीचे की तरफ जाने, सिंक होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो लाइटर वाले थे बेटा, ये ऊपर की तरफ आने स्टार्ट हो गए। तो यहां पे जब डेंसिटी का डिफरेंस आया, किसका डिफरेंस आया, डेंसिटी का, तो जो मटेरियल्स थे अर्थ के अंदर, है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के अंदर आप कह लीजिए इंटीरियर पार्ट्स में, तो वहां पे डेंसिटी के बेसिस पे वो सेपरेट होने लगे। जो भारी वाले या ज्यादा डेंस मटेरियल्स थे वो अर्थ के नीचे जाने लगे, एकदम अंदर वाले पार्ट में, और जो हल्के वाले थे वो थोड़े से ऊपर आने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ फर्दर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फर्दर कूल हुआ, चीजें ठंडी होनी स्टार्ट हुई। और अगर आप देखोगे तो एक छोटा साइज यहां पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब इससे अगर आप देखोगे तो लेटर ऑन, बाद में जो है अर्थ का आउटर सरफेस, जिसे आप कई बार क्रस्ट कहते हैं दोस्तों, जहां पे आप रहते हो, सारी एक्टिविटीज करते हो, वो यहां पे बच्चे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर आप देखेंगे तो जब हमारा मून फॉर्म हुआ, जब अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, तो दोबारा से एक बार उसका इंपैक्ट पड़ा हमारे अर्थ के ऊपर, और हमारा अर्थ क्या हुआ, फर्दर हीट अप हो गया, ठीक है। फिर से क्या हो गया बच्चों, यहां पे हीट अप हो गया, राइट। चलिए अब क्या हुआ, तो यही जो आपका प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का, किसका, डेंसिटीज का डिफरेंशिएशन, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन, इसी की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, अर्थ जो है हमारी अलग अलग लेयर्स के अंदर यहां पे सेपरेट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, यहां पे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, किस वजह से, यही जो डेंसिटी और टेम्परेचर के वेरिएशन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, इनकी वजह से, राइट। चलिए अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, 3 लेयर्स है मेजरली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर को डिवाइड करते हैं आउटर कोर और इनर कोर में, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बच्चे, क्रस्ट से लेके कोर तक जो डेंसिटी है आपकी, वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप यहां बैठे हो तो यहां से लेकर अगर आप कोर तक जाओगे तो आपका जो डेंसिटी वाला पार्ट है बेटा, घनत्व जिसे आप कहते हैं दोस्तों, ये यहां पे काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ में। और बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे हैवी मटेरियल्स होते हैं, ज्यादा डेंस मटेरियल्स होते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ सिंक डाउन करते हैं। और अर्थ में जो लेयर क्रिएट हुए हैं वो क्यों क्रिएट हुए हैं, बिकॉज टेम्परेचर के डिफरेंसेस आए, डेंसिटी में बदलाव आए, तो उन्होंने जो है अर्थ को यहां पे शेप देना यहां पे स्टार्ट किया। तो अर्थ के आप कह सकते हो अलग अलग लेयर्स को फॉर्म करना स्टार्ट किया, राइट। चले अब इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट की मदद से जो है हम लोग यहां पे समझ सकते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा फ्लो चार्ट है जो आपको समझाता है कि लिथोस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ कि अर्थ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे दल बदलू टाइप की थी, मतलब कभी भी इसका मौसम माहौल बदल जाता था। अब ग्रेजुअल इंक्रीज, जब डेंसिटी बढ़ा, इनर टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या हुआ यार कि डेंसिटी के आधार पे कई सारे जो हेवी मेटल्स थे वो नीचे जाने लगे और जो लाइट मेटल्स थे वो ऊपर जाने लगे। समय के साथ साथ क्या हुआ, चीजें मजबूत होती गई, सॉलिड होती गई, कंडेंस होती गई, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो आउटर लेयर क्रस्ट आपका फॉर्म हुआ। अब जब आपका मून फॉर्म हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, तो अर्थ का उस पर इंपैक्ट पड़ा एंड फर्दर जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया।
एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो अभी इसी टेम्परेचर के डिफरेंशिएशन और डेंसिटीज के बदलाव के चलते क्या हुआ, अर्थ के अंदर आपको लेयर्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी क्रस्ट है, मेंटल लेयर, कोर के अंदर आउटर कोर और इनर कोर। तो एक सिंपल से प्यारे से फ्लो चार्ट से बेटा आप यहां पे समझ सकते हो कि किस तरीके से लिथोस्फीयर फॉर्म हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। Now let's talk about the next topic, that is evolution of atmosphere and hydrosphere। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है यार, एटमॉस्फेयर को सीधी भाषा में कहें तो ब्लैंकेट ऑफ एयर, हमारे आसपास जो हवा का बड़ा सा ब्लैंकेट हमको सराउंड करता है, इसमें हम सांस लेते हो। दिल्ली एनसीआर का बहुत जहरीला है, यहाँ पे AQI जो है 500 रहती है आजकल। सुबह में आया हूं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सब दुनिया भर की गैसें मिल रही थी, नाइट्रोजन, ओजोन ओजोन सब थी भैया। तो अभी आर द रियल, कहते हैं ना वो सर्वाइवल एक गेम है लास्ट ऑफ अस करके, बड़ा खतरनाक, तो हम लोग रोज उसी गेम में जीते हैं। ठीक है, तो फिलहाल नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए। हाइड्रोस्फेयर मतलब जहां पे जो हमारी ओशंस वगैरह हैं, नदी नाले वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम रेफर करते हैं हाइड्रोस्फीयर। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से। तो 3 स्टेजेस हैं यार हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बनने में। देखिए पहला स्टेज जो है वो कहलाता है द लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्थ के अंदर पहले से मौजूद था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। डन। तो पहला स्टेज है उस एटमॉस्फेयर का खत्म होना। दूसरा स्टेज यहां पे जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का, उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा स्टेज अगर हम देखेंगे तो यहां पे एटमॉस्फेयर का मॉडिफिकेशन कैसे, लिविंग वर्ल्ड के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां रिलीज होती है ना एनवायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर। चलिए दोस्तों आगे समझेंगे थोड़ा सा। अब एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए जो अर्ली एटमॉस्फेयर है, पुराना अर्थ का पुराना वाला एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन एंड हीलियम था। अब अगर आप देखोगे तो इसे हम कहते हैं कि यार प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, यानी पुराने जमाने वाला, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के सिवाय कुछ ही नहीं है। तो जो हमारी सौर कहते हैं ना आंधी चलती है, सोलर विंड्स कहते हैं इसको हम, है ना, तो सौर पवन या सौर आंधी जो चलती है उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कहा जाता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर अर्थ से हटा दिया गया, रिमूव हो गया। तो इसको रिमूव करने का काम किसने किया, भाई सोलर विंड्स ने। अब यहां पे क्या हुआ, ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं हुआ, लेकिन जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे बेटा जिनके पास ऐसा प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था, सभी को यहां पे इन सोलर विंड्स ने कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया। ठीक, अब जब अर्थ ठंडी हो रही थी, पहले अर्थ बहुत हॉट थी, बहुत ज्यादा हॉट, ठीक है, एकदम खतरनाक, एकदम समझ रहे हो, एकदम दिल भर वैसा, ठीक। तो पहले क्या हुआ, अर्थ बहुत हॉट थी। उसके बाद क्या हुआ, जब अर्थ धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हुआ, है ना, कूलिंग ऑफ द अर्थ हुआ, तो जो गैसेज एंड वाटर वेपर थे वो अर्थ के इंटीरियर से निकल के बाहर आ गए। कहते हैं अरे बहुत जी ली हमने वाली जिंदगी, अब नहीं रुकेंगे किसी से। जब अर्थ, तो वाटर वेपर, जब अर्थ ठंडी हुई धीरे धीरे, तो वाटर वेपर और क्या हुआ बेटा, यहां पे जो हमारे गैसेस थे वो अर्थ के इंटीरियर से पॉपअप कर गए ऊपर की तरफ। ठीक, अच्छा अब क्या होता है, इससे क्या हुआ यार, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है इसका एवोल्यूशन, इसका बदलना स्टार्ट हुआ। तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें लार्जली क्या होता था, वाटर वेपर हो गई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन। आदमी कह रहा है जिंदा मत छोड़ो हमें, है मार डालो इस एटमॉस्फेयर के अंदर। ये स्टार्टिंग की बातें, पुरानी बातें, है ना। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। अब जो प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर ये जो गैसेस हमारी निकली थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, इसको हम कहते हैं द डी गैसिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि भैया डी गैसिंग क्या है। तो डी गैसिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अर्थ का इंटीरियर था, इंटरनल था, उससे हमारी जो कह सकते हैं गैसेस थी वो यहां पे बच्चे निकली थी बाहर। ठीक है, चलिए नाउ आगे बात करेंगे फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ठीक है, तो जल्दी से बात करेंगे आगे। अब क्या हुआ कि यार कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एरप्शंस, वॉल्केनो फटने लगे बहुत सारे, है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो बहुत सारी, अब वॉल्केनो फटेगा तो हवा में बहुत चीज जाएगी। अगर आप देखोगे वॉल्केनो फटेगा तो इससे बहुत सारी चीज निकलती, गैस निकलता है, ऐश निकलता है, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, फटाफट से सारे बच्चे देखेंगे कि वॉल्केनो के एरप्शन से क्या हुआ, बहुत सारा वाटर वेपर एंड गैसेज जो था एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट हो गया। फिर अर्थ और कूल हुई तो वाटर वेपर जो क्या हुआ बच्चे, यहां पे रिलीज हो गया, है ना। जो वाटर वेपर रिलीज हुआ था वो यहां पे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा कि पहले क्या हुआ, बहुत सारा वाटर वेपर वगैरह अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुआ, फिर कई सारे वॉल्केनिक एरप्शंस हुए, उनसे भी गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज हुए। अब जैसे अर्थ हमारी और कूल हुई और ठंडी हुई तो वाटर वेपर क्या हुआ, जो रिलीज हुआ था अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, कंडेंस होने लगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी एटमॉस्फेयर में वो बारिश के पानी में घुल गई और जो टेम्परेचर था आपका फर्दर डिक्रीज हुआ, जिससे कि और कंडेंसेशन हुआ, और चीजें ठंडी हुई और बारिश हुई यहां पे। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेन वाटर यहां पे आप देखोगे अर्थ के उस टाइम पे बहुत सारे डिप्रेशन थे, बहुत सारे से गड्ढे जैसे थे पूरे अर्थ के ऊपर। तो यहां पे क्या हुआ कि जो बारिश का पानी फॉल हो रहा था ये इन गड्ढों में भरना स्टार्ट हो गया, जिससे आपके क्या क्रिएट होने लगे, यहां पे ओशंस वगैरह क्रिएट होने लगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो सीधी भाषा में कहें तो हाइड्रोस्फीयर का क्रिएशन यहां पे स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए नाउ अर्थ के ओशन जो है लगभग 500 मिलियन साल पहले बने हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये बताता है कि ओशन लगभग 4000 मिलियन पुराने हैं, साल पुराने। कभी कभी ऐसा मान लीजिए
कि 30, अच्छा ये भी कहा जाता है कि 38 मिलियन ईयर्स अगो जो है बेटा यहाँ पे लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। और हाउएवर अगर आप देखेंगे करीब 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स जो आज के जमाने से पुराना टाइम आप ले लो, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो भी यहां पे आ गया था। तो इन सब चीजों ने यहां पे कंट्रीब्यूट करके क्या किया, हमारे आज के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में बहुत बड़ी मदद की है। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे जब लाइफ की बात की जाती है दोस्तों कि हमारे अर्थ पे जीवन कैसे आया, तो जीवन का सिंपल लॉजिक है यहां पे कि जीवन स्टार्ट हुआ था ओशियंस के अंदर एकदम यूनिसेलुलर फॉर्म में, मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे ह्यूमन लाइफ तो बहुत बाद में आई यार। तो लाइफ जो था ओशियंस तक कन्फाइंड था। ओशियंस अगर आप देखेंगे तो काफी तगड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं यहां पे ऑक्सीजन को लेकर के, राइट। वेरी सिंपल, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे या और भी छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह अच्छी आपकी चीजें थी या और भी छोटे ऑर्गेनिज्म जो आपके ओशंस के अंदर थे, जब उन्होंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किया अपना फूड बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन वगैरह का कंट्रीब्यूशन वहां से रिलीज होना स्टार्ट हुआ। फिर अगर आप देखोगे एक टाइम ऐसा आया कि हमारे ओशंस के अंदर ना बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजन पूरा सैचुरेट हो गया। जो पुराने एनिमल्स, पुराने जमाने के एनिमल्स थे ना, तो वो लोग क्या करते थे जब अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते थे तो लोग काफी सारा ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होता था। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज से ये हुआ कि भैया एक जमाना ऐसा आया कि ओशंस के अंदर ये एक लेवल पे पहुंच गया, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन अपना भर गया। अब जब ये हुआ तो करीब 2000 मिलियन साल पहले की बात है कि ऑक्सीजन जो था यहाँ पे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सबसे पहली बात कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर था जब ऐसे जो ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो गैसेस वाटर वेपर रिलीज हुए। अब वो गैसेस वाटर वेपर रिलीज होंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर आप देखोगे जब हमारे वेरी सिंपल वॉल्केनिक एरप्शंस हुए लगातार, तो उन्होंने भी कई सारे गैसेस एंड वाटर वेपर को ऊपर की तरफ फेंका, रिलीज किया। अब जैसे जैसे ये ठंडे होते गए, जितना कंडेंस हुआ, जितना ठंडा हुआ, तो क्या होगा, बादल वगैरह बनेंगे, बारिश होगी, बारिश हुई, है ना, और ठंडा हुआ तो और बारिश हुई। और जो हमारे अर्थ पे कई सारे गड्ढे थे, डिप्रेशन थे, उनमें पानी भरता गया तो हाइड्रोस्फीयर क्रिएट हो गया। फिर आप देखोगे सूरज की गर्मी मिलेगी, सेम वाटर साइकिल रिपीट होगा तो हमारा और एटमॉस्फेयर भी डेवलप होगा और अपना हाइड्रोस्फीयर भी। ठीक है, चलिए वेरी सिंपल टर्म्स डन। फिर हमने देखा जो हमारी लाइफ थी वो कहां जनरेट हुई, लाइफ जनरेट हुई हमारी ओशंस के अंदर। अब फटाफट से एक फ्लो चार्ट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट में आपके और लूंगा, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो पहला फ्लो चार्ट है एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों यहाँ पे कि विद द कूलिंग ऑफ द अर्थ क्या हुआ, वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। इससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का जो CO2 था वो कई बार बारिश में घुल गया, डिसॉल्व हो गया। अब टेम्परेचर और डिक्रीज हुआ, ज्यादा कंडेंसेशन, ज्यादा रेनफॉल, रेन वाटर जो था बेटा इन गड्ढों में, डिप्रेशंस में आपके भरना स्टार्ट हुआ और आप देखेंगे ओशन यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक है, ये हुआ अपना फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो हमको मिलता है तो कैसे मिलता है, नंबर 1 तो पुराना एटमॉस्फेयर था उसको सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। ठीक, अब अगर आप देखोगे जो हमारा इंटीरियर पार्ट था बच्चे, जब ये कहीं ना कहीं कूल डाउन किया तो यहां से बहुत सारे गैसेस एंड वेपर्स निकले। फिर क्या हुआ, जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर, CO2, CH4, मीथेन, NH4 वगैरह होता था और ऑक्सीजन बहुत कम होता था। फिर अगर आप देखेंगे जिस प्रोसेस से हमारी गैसेस बाहर आई इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, उसको हम डिगैसिंग कहते हैं। और फाइनली क्या हुआ, जब कंटिन्यूस वोल्केनिक एरप्शन हुए तो उन्होंने और वाटर वेपर्स एंड गैसेस को कंट्रीब्यूट किया एटमॉस्फेयर के अंदर। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो अभी एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हो चुका है, काफी बदल गया है। जो आज एटमॉस्फेयर हम देखते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे बेटा आपके चीजों को रिवाइज करने में। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द लाइफ, फाइनली इसको खत्म करते हैं एंड लेट्स गिव यू 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू सॉल्व जो आप यहां पे करोगे ऑन द चैट सेक्शन। ठीक है, चलिए नाउ तो अगर देखा जाए बच्चों यहां पे तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, जो लास्ट फेज था यहां पे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के रिकॉर्डिंग में। ठीक है, वेरी सिंपल, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लाइफ का शुरुआत क्या हुआ, ओशंस के अंदर। ठीक है, तो ओशंस के में एक टाइम आया कि जब ओशंस के अंदर भी जो आपके छोटे मोटे जानवर वगैरह थे या एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह थे, उन्होंने मतलब जो प्लांट्स ने स्पेशली जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उन्होंने जब फोटोसिंथेसिस वगैरह किया तो एक टाइम ऐसा आया जब ऑक्सीजन भर गया पूरा ओशन में। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि वहां से रिलीज होना स्टार्ट होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरी बात आप देखोगे जो लास्ट फेज था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के अंदर, वो रिलेट करता है टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब इनिशियली क्या था, जो अर्थ या फिर जो इवन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ था वो भाई लाइफ के लिए सुटेबल नहीं था, मतलब जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है ना लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स यहां पे पैदा हुए और फिर वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा इस तरीके से हुए कि उनके पास एक एबिलिटी थी कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते थे, बढ़ा सकते थे और कई सारी नॉन लिविंग चीजों को लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है हमारे अर्थ के ऊपर जो है लाइफ की शुरुआत होती है। ये किसका मानना है, माना है मॉडर्न साइंटिस्ट का। इन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले जो था ओशंस के अंदर ये चीजें हुई,
ओशंस के बाद अगर आप देखोगे तो अर्थ के ऊपर जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल सुटेबल नहीं था लाइफ के लिए। बट ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर वगैरह मॉडिफाई होता है, थोड़ा बदलता है, तो लाइफ कैसे तैयार होती है? लाइफ एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है जहां पे कई सारे ऑर्गेनिक केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो यहां पे इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, और उनके अंदर एक एबिलिटी थी, वो ये थी कि अपने आप को बढ़ा सकते थे, डबल कर सकते थे, और नॉन लिविंग चीज को भी कई बार लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते थे। और इसी तरीके से आप देखोगे तो लाइफ यहां पे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कहां पे बच्चों? हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड है हमारे लाइफ का दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट, ये अलग अलग पीरियड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। कैसे? फॉसिल्स की मदद से। फॉसिल्स क्या होते हैं दोस्तों? पुराने जमाने में कई बार जब देखोगे पत्थरों के अंदर, मतलब कई बार जो आपका जानवर वगैरह पेड़ पौधा मर जाता था, तो मरने के बाद क्या है, डेड बॉडी सड़ेगी, उसकी डिकम्पोज होगी। अब कई बार मान लीजिए मार्शी इलाके हैं, आपका मिट्टी वाला इलाका, दलदल वाला इलाका, तो वो क्या हुआ कि वहीं पे दफन हो गया, एकदम दब गया। अब कुछ टाइम पीरियड बाद आप देखोगे कई बार रॉक्स वगैरह फॉर्म हुए, तो ऐसे रॉक्स के अंदर ना आज भी जब आप तोड़ोगे उनको तो ऐसे जमे हुए पुराने जानवरों के, पेड़ पौधों के सैंपल्स आपको मिल जाते हैं, जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स को प्रॉपर कार्बन डेट किया जाता है, मतलब उनको साइंटिफिक मेथड से निकाला जाता है, तो पता चलता है कि इतने मिलियन साल पहले, इतने हजार साल पहले पुराने के हैं। तो अगर आप देखोगे फॉसिल्स एक बहुत अच्छा तरीका है यहां पे फाइंड आउट करने का कि हमारे अर्थ में कितने सालों पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लू आल्गी से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। जो आज के जमाने का ब्लू आल्गी है उससे कई सारे पुराने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं, ठीक है। और अगर देखोगे तो इनका एज अगर आप देखेंगे उन स्ट्रक्चर्स का तो बहुत पुराना माना गया, लगभग 3000 मिलियन ईयर्स अगो के पहले का। तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि जो लाइफ का इवोल्यूशन है वो लगभग 3800 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। तो 3800 मिलियन ईयर्स अगो जो है हमारे अर्थ पे, हमारी धरती पे लाइफ का इवोल्यूशन यानी लाइफ का विस्तार या लाइफ का एक्सपेंशन या बनना, ओरिजिन आप कह सकते हो, स्टार्ट होता है। स्टार्ट हुआ था बहुत ही यूनिसेलुलर मेथड से। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ज्यादा थे, फिर वहां से आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ओशन से निकल के लैंड के ऊपर लाइफ आनी स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ह्यूमंस का अराइवल बहुत लास्ट में, ह्यूमंस बेटा बहुत लास्ट की चीज है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे अर्थ के ऊपर जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, कुछ पुराने जानवर यही एग्जिस्ट किया करते थे। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ का, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, तो इसका रिकॉर्ड लगभग 3800 मिलियन ईयर्स बहुत पुराना है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ बच्चों इस टॉपिक को एंड अप करते हैं। 3 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ, इनमें से कौन सी फिगर जो है आपको अर्थ का एज रिप्रेजेंट करती है। 4 ऑप्शन है आप बच्चों के पास, आप इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ आंसर भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बेटा यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है बच्चों जो यहां पे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बनने से काफी हद तक रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सोलर विंड्स तो होगा बिकॉज उसने पुराने वाले एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया था। डीगैसिंग भी होगा बिकॉज जो नीचे के गैसेस थे, ठीक है, वो ऊपर आ गए थे। फोटोसिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का रिलीज हुआ था। तो आप समझ जाइए कि एक ही ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है, भाई आपका आंसर है, ठीक है। तो उसको आप आंसर कर सकते हो। तीसरा आंसर करना है आपको, लाइफ जो है लगभग कितना बेटा पहले जो है अर्थ पे आनी स्टार्ट हुई थी, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए एंड विद दिस लेट्स फाइनली वेंड अप द टॉपिक। चलिए तो इसी के साथ बच्चों क्लास को खत्म करते हैं। सो आई होप बच्चे मजा आया होगा आज के लेक्चर के अंदर, आपने काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा रिकॉल भी मैंने यहां पे दिया था, आई गिव यू अ स्मॉल रिकॉल, ठीक है, अबाउट हिंदी वाला सब्जेक्ट, हमारा पहला टॉपिक ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो पहले 20-25 मिनट में सिर्फ मैंने वही रिकॉल दिया है। तो जिन बच्चों को हिंदी वाला रेफर करना है आप कर सकते हैं, और जिन बच्चों को लेट्स से नहीं करना तो उसके बाद से आप यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे 12 मिनट का क्लास है, आप इसको आफ्टर 25 मिनट्स भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास, कमेंट्स में दे देना इसके आंसर्स, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय गाइस। मिलते हैं दोबारा से आर्ट्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं हूं कुणाल, मिलता हूं आपसे अगली बार, बाय।